जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता अपने प्रिय दर्शकों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम प्रस्तुत हैं मांगलिक दोष की अगली कड़ी में भाग 4। यह भाग यह दिखाता है कि हम अपनी कुंडली में कैसे जानें कि हमारी कुंडली में बनने वाला मांगलिक दोष कुंडली में ही बनने वाले कुछ विशेष योगों के द्वारा कैसे समाप्त हो गया या कम हो गया। तो मांगलिक दोष के कैंसिलेशन या उसके मात्रा में कमी को जानने की प्रयास इस वीडियो में हम बहुत ही सरलतापूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रिय दर्शकों को अपनी जन्म कुंडली में यह दोष ढूंढने में कतई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आइए चलते हैं नियम नंबर 1 पर। यदि किसी जन्मांग चक्र में मंगल 1, 4, 7, 8 या 12वें घर के अंदर बैठा हो तब बच्चा मांगलिक हो जाता है। यह एक साधारण नियम था जो अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना, लेकिन अब चलते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में कि जिनमें इन्हीं भावों में बैठकर मंगल मांगलिक नहीं बना सकता। तो सबसे पहला नियम होता है कि यदि केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों, केंद्र अर्थात कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को केंद्र भाव कहते हैं। इन भावों में यदि गुरु, सूर्य अथवा बलवान चंद्रमा विराजमान हो जाएं आकर के, तब बच्चा मांगलिक नहीं होता। किसी भी भाव में मंगल बैठा हो वह मांगलिक नहीं होगा। ऐसे ही यदि किसी स्थान पर मंगल के साथ में गुरु विराजमान हो जाता है, गुरु के साथ युति कर लेता है, या फिर किसी भी दृष्टि से कहीं से भी बैठकर देवगुरु बृहस्पति मंगल को मांगलिक भावों में बैठे हुए देख लें, तब मांगलिक दोष जड़ से खत्म हो जाता है। यदि पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तब पूर्णतया समाप्त हुआ, और यदि आंशिक दृष्टियों से देखते हैं तब दोष जो है आंशिक रूप में कार्य करता है। अब यदि शुक्र किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है तो भी वह बच्चा मांगलिक नहीं होगा। दूसरा नियम, मंगल लग्न में यदि मेष राशि की लग्न है और मेष राशि में ही विराजमान है तो मांगलिक नहीं होगा। चतुर्थ भाव में यदि मंगल बैठा है और राशि है वहां पर वृश्चिक तो भी बच्चा मांगलिक नहीं होगा। सप्तम भाव में मंगल यदि विराजमान है और राशि है वृष तो भी बच्चा मांगलिक नहीं होगा। अष्टम भाव में यदि कुंभ राशि में मंगल विराजमान है तो भी बच्चा मांगलिक नहीं होगा। 12वें घर के अंदर यदि मंगल धनु राशि में विराजमान है तो भी जातक मांगलिक नहीं होता है। तो लग्न में मेष राशि हो, चतुर्थ में वृश्चिक राशि हो, सप्तम में वृष राशि हो, अष्टम में कुंभ राशि हो और द्वादश भाव में धनु राशि हो, इन भावों में यदि मंगल बैठ जाता है तो भी बच्चा मांगलिक नहीं बनता है। अब आते हैं तृतीय नियम के ऊपर। यह नियम कहता है कि मंगल यदि स्वराशि अर्थात मेष राशि में हो
या अपनी मूल त्रिकोण राशि जो कि मेष राशि ही है मंगल के लिए, उसमें विराजमान हो किसी भी भाव में, या वृश्चिक राशि जो इसकी दूसरी राशि है उसमें विद्यमान हो किसी भी घर के अंदर, अथवा अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में विराजमान हो मंगल, या फिर अपनी मित्र राशि सिंह, धनु और मीन, इनमें मंगल बैठा हो तो बच्चा मांगलिक नहीं होता। एक बार फिर से समझ लें कि यदि मंगल स्वराशि अर्थात अपनी दोनों राशियों में से किसी भी राशि में विराजमान हो, किसी भी घर के अंदर विराजमान हो, तो बच्चा मांगलिक नहीं होगा। यदि वृश्चिक राशि में या अपनी उच्च राशि में विराजमान हो, या अपने मित्र की राशियों में विराजमान हो, सिंह, धनु और मीन राशियों में, तो भी जातक मांगलिक नहीं होता है। चतुर्थ नियम यह कहता है कि कुंडली में गुरु यदि केंद्र में या मूल त्रिकोण में विराजमान हो, केंद्र भाव जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं 1, 4, 7 और 10, और मूल त्रिकोण भाव कुंडली के होते हैं पंचम और नवम। इन भावों में विराजमान है तो मांगलिक दोष कन्या की कुंडली में नहीं बनेगा। यह नियम सिर्फ कन्या की कुंडली के लिए लागू है। कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में यदि मंगल चर राशि में विराजमान है, चर राशियां अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, यदि इन राशियों में मंगल विराजमान है तो दोष नहीं लगेगा, बच्चा मांगलिक नहीं होगा। नंबर 6, यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल पर बलवान शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि शुभ ग्रह तो है, गुरु देख तो रहा है लेकिन गुरु डिग्री से कमजोर है अर्थात बलवान नहीं है। चंद्रमा देख तो रहा है लेकिन बलवान नहीं है। सूर्य देख तो रहा है लेकिन बलवान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वह दोष समाप्त नहीं होता। तो शुभ ग्रह देखे लेकिन अपनी पूर्ण दृष्टि से और बलवान होकर के देखे, तब यह दोष समाप्त हो जाता है। अब आते हैं सप्तम नियम के ऊपर। यदि सिंह लग्न की कुंडली में लग्न भाव में ही मंगल विराजमान हो या कर्क लग्न की कुंडली में कर्क लग्न में ही मंगल विराजमान हो, तो ऐसी कुंडली में लग्नस्थ मंगल को मांगलिक दोष नहीं लगता। आते हैं अपने 8वें नियम के ऊपर। शनि या कोई भी पापक ग्रह जैसे कि सूर्य, केतु और राहु। अब सूर्य को यहाँ पापक ग्रह क्यों कहा गया है? क्योंकि सूर्य यदि कमज़ोर है, पापी ग्रहों की दृष्टि से युक्त है या पापी ग्रहों से युति बना करके बैठा है, तो उस कंडीशन में सूर्य को पाप ग्रह कहते हैं। तो ऐसा सूर्य, केतु या राहु यदि 1, 4, 7, 8, 12 में कन्या की कुंडली में हो और वर की कुंडली में भी इन्हीं में से किन्हीं भावों में विराजमान हो, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। यदि एक कुंडली जो कि वर या वधू की किसी की भी मांगलिक दोष हो, तो दूसरे की कुंडली में 3, 6,
और 11वें भाव में से किसी भी भाव में मंगल, शनि, राहु में से कोई भी ग्रह पापक ग्रह हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो देखा किस प्रकार से हमारा मांगलिक दोष हमारी कुंडली के अंदर ही बनने वाली ग्रह स्थितियों के द्वारा अपने आप समाप्त हो जाता है, जिसका बहुत कम ही लोग निरीक्षण कर पाते हैं। केवल मंगल को देख करके, मांगलिक बता करके लोग भयभीत कर देते हैं। तो अब जब हम ये सब जान चुके हैं तो अब हमें मंगल दोष से भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है। हाँ, चुटपुट प्रभाव जैसे कि मांगलिक दोष में झगड़े होना, थोड़ा सा कलह होना, स्वभाव का उग्र होना, यह तो मंगल का एक नैसर्गिक गुण जरूर है, वह तो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तलाक हो जाए, संबंध विच्छेद हो जाए, दुर्घटना में 2 में से एक की मृत्यु हो जाए, या फिर वैधव्य योग या विदुर योग का निर्माण हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको यह विषय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो और समझाने का हम प्रयास करेंगे। आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया करें। धन्यवाद। जय मां ललिता।